अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स की फरमाइश पे बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आ रही है। मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ बुक की वर्ड एग्ज़ाम्पल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड एग्ज़ाम्पल्स जो कि न्यूमेरिकल्स हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को मॉडल पेपर डिलीवर कर चुका हूँ न्यूमेरिकल्स सारे, और चैप्टर बाय चैप्टर एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं बुक के, वो सिर्फ एक चैप्टर रह गया हमारा, चैप्टर नंबर 5। वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत कम दिन रह गए हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी आपको एक गाइडलाइन वीडियो दूंगा कि किस तरह जो है फ़िज़िक्स की या केमिस्ट्री की या उर्दू वगैरह की सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी की जाए इस टाइम में। ईद गुज़र चुकी है, अब फुल फ्लैश पढ़ने का वक्त है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये चीज़ मैं बता दूं कि अपने साथ बुक रख लें और रजिस्टर, कॉपी, पेन रख लें, ताकि मैं जो काम की बातें बताऊँ आप नोट भी कर सकें। एंड तक देखिएगा, वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो होगी क्योंकि काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इंतहाई हल्की एग्ज़ाम्पल्स हैं या अननेसेसरी एग्ज़ाम्पल्स हैं फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं आपको सेल्फ करने के लिए दूंगा, या यूँ समझने के वो करें या ना करें बराबर है। मैं यहाँ पे वो कराऊंगा जिसमें आपको समझना हो और आपको अच्छा लगे कि सर टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हैं। सही है। मैं अभी आज की तारीख़ में इंशाल्लाह आपको चैप्टर नंबर 2 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक करवाने जा रहा हूँ। 2 हिस्सों में मैं काम करूँगा। आज इंशाल्लाह ये 5 चैप्टर होने जा रहे हैं, फिर उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स कोशिश होगी कि सेकंड वीडियो में कंप्लीट हो जाए। चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम था काइनेमेटिक्स। सही है। अब ये वर्कड एग्जाम्पल 2.5 है। अब आप लोग सोचोगे 2.1, 2, 3, 4 कहाँ गई? उसकी वजह ये है कि एक एग्जाम्पल तो टर्टल वाली मैंने मॉडल पेपर में कराई, वो मैं इसमें अभी ब्रीफ दिखा दूंगा आपको। बाकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो सिर्फ MCQs स्टाइल हैं। MCQs वगैरह मैं अलग से कराता हूँ, वो भी देख लीजिएगा। 2.5 इसमें वो कहा जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल का है। अच्छा, कैटेगरी बाई कैटेगरी अगर आपको करना है तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा हो तो इसमें कहा जा रहा है कि एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकंड से। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसकी जो मज़ल वेलोसिटी, जिससे उसको फायर करते हैं या थ्रो करते हैं, जिससे वो आगे जाता है एंगल बनाते हुए। अब इसमें 50 डिग्री के साथ वो एंगल बनाते हुए आगे जा रही है चीज़, और जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेगा उसको V0 यानी लॉन्चिंग वेलोसिटी या प्रोजेक्शन वेलोसिटी नॉट करके, क्योंकि ये ओरिजिन से हमेशा यानी ग्राउंड लेवल से फायर होती है, इसलिए इसको V0 से डायल करते हैं। तो ये V0 हो गया डेटा, 50 डिग्री, थीटा हो गया एंगल। आगे कह रहा है कि कितने टाइम में वो पूरा प्रोजेक्टाइल जाके ग्राउंड लेवल पे वापस लैंड करेगा, यानी ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मांग रहा है। आसान न्यूमेरिकल है। आपको बस ये फार्मूला पता होना चाहिए कि किसी प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, यानी जिसमें वो ग्राउंड लेवल पे से जाकर ग्राउंड लेवल पे गिरता है, यानी ज़मीन से ज़मीन पर, यानी यहाँ से ग्राउंड लेवल तो यहाँ से ग्राउंड लेवल, यहाँ से यहाँ, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें ये 2 है इसीलिए क्योंकि हाफ जो टाइम होता है यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट तक का, वो T होता है V0 साइन थीटा अपॉन जी। तो सेम प्लस सेम ट्वाइस, तो ये हो गया 2 V0 साइन थीटा अपॉन जी। थ्योरी थोड़ी बता दी मैंने। अब पुट एंड गेट है। V0 की वैल्यू रखें, थीटा की रखें, साइन थीटा कैलकुलेटर से 3 डेसिमल तक की आदत बना लीजिएगा। इसकी वैल्यू रख के मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग। जब मैं बोर्ड पे भी आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ आपको बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अलग करें, फिर डिवाइड का टाइम आता है सेकंड्स में, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। दुआ करें इम्तिहान में आ जाए। अच्छी एग्जाम्पल है, पॉसिबल है प्रोजेक्टाइल मोशन की। सही है जनाब। पेज नंबर 52 पर मौजूद है, आप पूरी एग्जाम्पल बुक से खोल कर भी देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, बुक के सॉल्यूशन को बंद रखिएगा। पूरी प्रेजेंटेशन मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ, इसको फॉलो कीजिएगा। आंसर मैच वगैरह करना है तो वो बुक से आप मैच करें, लेकिन प्रेजेंटेशन बुक से मत दीजिएगा, वो बहुत ही जादूगरी अंदाज में बुक वाले करते हैं, ज़रा ख्याल से।
अच्छा, ये वो एग्जाम्पल है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये मॉडल पेपर में भी मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, तो इसलिए आज मैं इसको समझाऊंगा नहीं। आप मॉडल पेपर में जाके 2K7 में इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। बुक की एग्जाम्पल है 2.2 पेज नंबर 44 पर, सही है। अभी मैं सिर्फ इसको स्नैप के लिए, या यूँ समझे कि इस कंटिन्यूटी में कि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एक जगह हो तो ये मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने इसकी आपको तस्वीर दिखा दी है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी उस मॉडल पेपर की डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है जनाब। तो अब इसके लिए आप मॉडल पेपर का वीडियो ज़रूर देख लें सर जवाद की, तो उसमें आपको इंशाल्लाह इसकी पूरी तफसील मिल जाएगी कि ये क्या था। ये है एग्ज़ाम्पल नंबर 2.2 चैप्टर 2 की। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। मैं आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आपको यूट्यूबर या टीचर मिलेंगे जो हो सकता है सिर्फ गाइड बुक बनवाते रहें, पूरी एग्जाम्पल पूरी सब कुछ। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं भी सेलेक्टिव बहुत कराने का आदी नहीं हूँ, लेकिन जो सिर्फ MCQs या कम मेहनत की चीज़ें उस पर मैं आपको सिर्फ वीडियो डिलीवर करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, सही है। बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप मुझे भरोसा कर रहे हैं या नहीं। चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर नंबर 3 का नाम था डायनामिक्स। डायनामिक्स में भी मिली जुली एग्जाम्पल्स हैं। 3.1 जो है वो मैट्रिक लेवल की एग्जाम्पल है, उसको आप लोग अपने तौर पे कीजिएगा। 3.2 इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ। टॉपिक है इम्पल्स और मोमेंटम। इम्पल्स और मोमेंटम का बड़ा करीबी रिश्ता होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड थ्योरी टॉपिक्स हैं, इम्पल्स और मोमेंटम। अब इसमें कहा जा रहा है अ हॉकी पक, जो खेलते होंगे आपने देखा होगा, जो आइस हॉकी कहली जाती है, उसका जो एक स्टिक के साथ चलती है उसको हॉकी पक कहते हैं। उसका मास जो है 0.2 kg है, मास हो गया, ठीक है, 0.2 kg। आइस पे वो स्केट कर रहा है, स्लाइड कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक वॉल से टकरा जाता है और बाउंस बैक करता है, रिबाउंड होता है 8 मीटर पर सेकेंड से, सही है। यानी यूँ समझें कि ये दीवार अगर है तो इसमें जाके टकराया इनिशियल वेलोसिटी vi से और रिबाउंड हो गया फाइनल वेलोसिटी vf से। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है कि गया और टकराया वॉल से टू द राइट, और ये रिबाउंड हो रहा है, तो रिबाउंड जो है वो आप जानते हैं रिवर्स डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये माइनस होगा। ये बारीकी आई। आगे वो कह रहा है कि 1 सेकंड के लिए कांटेक्ट में आई। अब ये जो टाइम इंटरवल होता है ना वेरी स्मॉल, इसी को कहते हैं इम्पल्स। यानी इम्पल्स द फोर्स विच इज़ वेरी स्मॉल इंटरवल फोर्स व्हेन टू बॉडीज़ कम इन कांटेक्ट, यानी कि एक मूविंग बॉडी हो और एक स्टेशनरी हो, दोनों मूविंग हो, बहुत एक लम्हे के लिए राब्ते में आए, उसको कहा जाता है इम्पल्स। अब आगे दो चीज़ें पूछ रहा है, एक तो कह रहा है कि इम्पल्स बता दें और एक कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम बता दें। अब एक चीज़ मज़े की बात मैं आपको बता दूं, इसने तो ये कहा है ये बता दो, मैं अब जो बता रहा हूँ वो सुने गौर से। इम्पल्स जो है ना वो जे है, सही है, जे जो है इम्पल्स का सिंबल है, और जो मोमेंटम है उसका पी सिंबल है। ये दोनों जो है ना इक्वल है, ये बात नोट करें मज़े की। यानी अगर आपने इम्पल्स निकाल लिया तो चेंज इन मोमेंटम वही होगा, अगर आप चेंज इन मोमेंटम पहले निकाल लें तो इम्पल्स वही होगा। तो ये तो नोट इट डाउन हो गया। इनिशियल वेलोसिटी vi टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव, फाइनल वेलोसिटी रिबाउंड बैक या बाउंस बैक टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव। ये माइनस हमें खुद लगाना है, ध्यान रखिएगा, वरना सारा काम इतने आसान न्यूमेरिकल का ख़राब हो जाएगा। मास दिया हुआ है m। इम्पल्स जो है जे हो गया, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी चेंज, इसलिए डेल्टा इज चेंज, ओके। इम्पल्स जो है उसका फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज़ द चेंज, यानी ये जो चेंज हो गया ना इसको हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब अगर ये समझ में आ गया तो फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम की डेफिनेशन होती है मास इंटू वेलोसिटी, तो m इंटू वी एफ, क्योंकि फाइनल की फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल की इनिशियल वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, समझ में आ रहा है बेटा, गुड। अब m के साथ इसलिए आई एफ नहीं कि मास तो कांस्टेंट है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता है, चाहे टकराने से पहले हो चाहे बाद, ओके। m कॉमन ले लें ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, वरना दो जगह इनपुट करना पड़ेगा, कैलकुलेटर डबल चलाना पड़ेगा। m कॉमन आ गया, वी एफ माइनस वी आई, वैल्यू एहतियात से रखें, वी एफ नेगेटिव के साथ है वो नेगेटिव पुट करें, वी आई पॉजिटिव के साथ है। माइनस एडिशन में साइन माइनस ही रहता है, वैल्यू ऐड हो जाती है तो
10 + 8 18, वो जो आप लोग याद करते हैं माइनस माइनस प्लस, वो मल्टीप्लाई में होता है, सही है। तो माइनस एडिशन का है तो माइनस ही रहा, 18 आ गया। -18 को आपने 2 से पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया। इम्पल्स के वही यूनिट्स होंगे जो मोमेंटम के। अब मास के होते हैं किलोग्राम, वेलोसिटी या स्पीड के होते हैं मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसके भी हो जाएंगे, इसके भी हो जाएंगे। सिर्फ इसमें माइनस साइन आपको ध्यान रखना है कि ये टूवर्ड्स लेफ्ट है, यानी टू द लेफ्ट। अगर माइनस की भी वजाहत दिखनी हो आपको तो टू द लेफ्ट, अगर प्लस में आ जाता है तो इसका अंदर होता है टू द राइट। ये इससे दारोमदार होता है कि वेलोसिटी इनिशियल ज़्यादा है या फाइनल, उस पे है। तो ये मैंने आपको समझा भी दिया। चेंज इन मोमेंटम जस्ट इक्वेट द वैल्यू, इसमें इसीलिए लेफ़्ट पे लिख दिया कि जो चीज़ फाइंड करनी है वो लेफ़्ट पे लिख दें, जो चीज़ चाहिए वो लेफ़्ट पे आ जाएगी तो राइट पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब राइट पे हमारा जे आया हुआ है तो दोबारा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जस्ट पुट एंड द सेम यूनिट्स एंड सेम वैल्यू। थ्योरी क्या लिखी आपने कि चेंज इन मोमेंटम इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इम्पल्स। ओके, तो ये 3.2 एग्ज़ाम्पल थी। इसके बाद है 3.3 जो कि थोड़ी बड़ी एग्ज़ाम्पल है लेकिन आसान है, तो परेशान नहीं हो जाएगा, ठंडी गर्म एग्ज़ाम्पल चलेंगी। इसमें जो है वो पेज नंबर 65 पर है, मैंने आपके लिए देखें पूरा प्रेजेंटेशन दिए, काइंडली इसको फॉलो करें। सिर्फ तस्वीर खींचेंगे तो मुमकिन है आपको मेरी आवाज़ में बारीकियाँ समझ ना आएँ। इसमें कहा जा रहा है दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी जो कि इनिशियली रेस्ट में है, तो इनिशियली रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटीज़ इनकी ज़ीरो हो जाएंगी। अगर आप लोगों ने इलास्टिक कोलिजन या इस तरह के मोमेंटम का टॉपिक पढ़ा हो थ्योरी में, तो इनिशियल वेलोसिटीज़ के लिए हम आमतौर पे यू यूज़ करते हैं और फाइनल के लिए वी। इसको भी नोट रखिएगा कि यू फॉर इनिशियल, इनिशियल के लिए यू का सिंबल यूज़ कर लें ताकि डिस्टिंग्विश हो, कन्फ्यूजन ना है। और फाइनल का लफ्ज़ जहाँ पे आ जाए वहाँ पे यूज़ करें वी। ओके, आगे वो कह रहा है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट चल रहे थे। ऑब्जेक्ट ए का मास दिया हुआ है तो ये मास ऑफ ए लिख दें आप, सबस्क्रिप्ट ए भी लिखेंगे कि ये ए का है या बी का है, मास या वेलोसिटी, सही है। अब ए का मास 0.5 है तो ए का एम ए हो गया, बी का मास 0.8 kg है तो बी का एम बी हो गया। ऑब्जेक्ट ए बी से कोलाइड कर जाता है, यानी कि कहानी ये है कि ये ऑब्जेक्ट चल रहा है इसके साथ टकरा गया, यानी यू ए वेलोसिटी से चल रहा था, ये यू बी, और दोनों का हो गया तसादुम यानी कोलिजन। कुछ याद आ रहा होगा कि कोलिजन के बाद ये भी चलेंगे तो ये वेलोसिटीज़ इनकी फाइनल हो जाएगी वी ए और वी बी, समझे। यानी कि ये बिफोर कोलिजन की कहानी है, ये ड्यूरिंग कोलिजन जिसको इम्पल्स कहते हैं, और ये आफ्टर कोलिजन जो कोलिजन के बाद की होती है। बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन इज इम्पल्स। देखिए थ्योरी भी आ गई। देख रहे हैं टाइम लगाते हैं सर, तो आपको ये कि सिर्फ सॉल्यूशन नहीं आपके पास पहुँचे, अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि आप ख़ुद करने की पोजीशन में माशाल्लाह आ जाएं कि हम ये ख़ुद कर सकते हैं। इवन कोई दोस्त कमज़ोर जो मेरे चैनल को ना देख रहा हो वो आप उसको समझाएं, उससे शेयर करें, तो उससे क्या होगा, आपकी जहन की कुशादगी होगी और आपको पढ़ना अच्छा लगने लगेगा, दूसरे को भी शौक़ होगा। फाइनल वेलोसिटी, अब वो कह रहे कोलिजन के बाद ये होता है कि ए जो है वो राइट पे चला जाता है, तो अभी पिछली एग्जाम्पल जो थी राइट का मतलब पॉजिटिव, और 4 मीटर पर सेकंड से तो ये पॉजिटिव हो गई टू द राइट। आगे कह रहा है बी जो है वो झटका खा के पीछे लेफ़्ट पे आ जाता है, टू द लेफ़्ट 2 मीटर। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, माइनस की वजाहत खुद हमारे दिमाग से आएगी, टू द लेफ़्ट। अच्छा, जो माइनस वाला उसकी वजाहत ज़रूर लिख दिया करें ताकि पता चले कि ये नाजिल नहीं हुआ, ये हमें वर्डिंग से समझ में आ रहा है कि लेफ़्ट का हमने माइनस यूज़ किया है। ओके, मास दिया हुआ था। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, 4 चीज़ें पूछ रहा है। न्यूमेरिकल लेंथ में ज़्यादा है लेकिन आसान है, मैट्रिक में भी इस तरह के होते थे, फिर भी देख लें। मोमेंटम में भी क्या बताया था लास्ट एग्जाम्पल में, मास इंटू वेलोसिटी, सही है। अब 2 चीज़ों में बना सिस्टम, तो दोनों का टोटल जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, सम ऑफ बोथ द मोमेंटम्स। तो अब इनिशियल मोमेंटम इज़ द सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, सही है। ये इनिशियल मोमेंटम, अब इनिशियल मोमेंटम तय कैसे हो, यू से, क्योंकि यू इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है बेटा, गुड। यू इनिशियल है तो उसके देखें इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी रखेंगे तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। यानी बिफोर कोलिजन हो गया इनिशियल और आफ्टर कोलिजन हो गया फाइनल, सही है। अब स्टार्टिंग में तो उन्होंने कहा कि रेस्ट में थे, ये दोनों रुके हुए थे, दोनों स्फीयर्स या बॉडी ऑब्जेक्ट्स, तो इसका मतलब है ये 0 है,
0 इंटू एनीथिंग 0, 0 0 इज़ 0। इसके बाद किलोग्राम मीटर पर सेकंड ना भी लिखें, मुख्तसर ये कि इनिशियल मोमेंटम 0 बिकॉज बोथ द बॉडीज़ और ऑब्जेक्ट्स वर इनिशियली एट बोलें रेस्ट। गुड, ओके हो गया। आगे बढ़ जाएं भाई। इसमें अब आफ्टर कोलिजन पूछ रहा है। आफ्टर कोलिजन के लिए जो है बस वेलोसिटी आप चेंज करेंगे। वेलोसिटी क्या क्या थी वो रख दें। वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन की है 4 और -2, माइनस का ख्याल रखिएगा। अब 4 रखा यहाँ, -2 यहाँ, कैलकुलेटर चलाया 0.5 इंटू 4 और 0.8 इंटू -2, मल्टीप्लाई अलग कीजिएगा, ख्याल रखें सिली मिस्टेक ना हो। ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये अलग, प्लस इंटू माइनस माइनस। अब देखें प्लस इंटू माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस, फिर माइनस किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। अब देखें रिजल्ट पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे लिखना पड़ा टू द राइट। अगर ये माइनस आया था हॉकी पक की तरह तो टू द लेफ्ट। समझ में भी आ रहा है ना ये चीज़। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी भी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा था बचपन में, KE इज इक्वल टू हाफ mv²। मोमेंटम का पढ़ा था अभी पिछली एग्जाम्पल में भी, अभी भी मास इंटू वेलोसिटी। तो अब इनिशियल काइनेटिक के लिए भी हम बिफोर यानी कोलिजन इनिशियल हो गया, इसके लिए U यूज़ करेंगे, UA², UB², क्योंकि A रखेंगे MA UA तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ A आ जाएगी बिफोर कोलिजन। MB UB रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ B आ जाएगी बिफोर कोलिजन। सही जा रहा हूँ ना? थैंक यू। अब इनिशियल वेलोसिटीज रेस्ट की वजह से 0 थी तो ये भी 0 इंटू एनीथिंग 0। अच्छा 0 इंटू एनीथिंग का 0 कैलकुलेटर में नहीं चलाएं, बस 0 लिखकर 0 + 0 2 दफ़ा 0 नहीं लिखेंगे, 0 होकर टोटल काइनेटिक एनर्जी जूल में। और सिली मिस्टेक ना हो, बार बार बोल रहा हूँ, यूनिट्स लेकिन इतनी मेहनत से आप लोग काम कर रहे हैं, यूनिट एंड में लिखना आंसर में भूल गए तो पूरा 1 नंबर बोर्ड के एग्ज़ाम पे चला जाएगा। बी अटेंटिव। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद की। अब मुझसे पहले कर लें, आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया माशाल्लाह। आप कहेंगे VAV भी रखेंगे फाइनल वेलोसिटी के लिए। अब V फाइनल क्या थी भाई 4, बल्कि ऊपर ही से देख लें 4 और -2, वरना डेटा खोल के देखेंगे तो वहाँ से पेज पलटना पड़ रहा है। 4 और -2 रखा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, आपको पता है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें प्लस हो जाएगा। 4 हो गया। अब यहाँ पे आपके ऊपर है कि 2 से 4 को यूँ कैंसिल करें या कैलकुलेटर चला लें। 2 से यहाँ 16 को कैंसिल करें, 4 का स्क्वायर 16, या कैलकुलेटर चला लें। कैलकुलेटर के बगैर सिखाऊं, ये देखें 2 8 ज़ा 16 हो गया, 8 को आधा कर दें, 0.5 मतलब आधा, हाफ, 8 का आधा 4, 0.8 इंटू 2, 0.8 को डबल कर दें, 2 का मतलब डबल, 0.8 इंटू 2 बोलें 1.6। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी हो रही है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर डू सम्स। 4 + 1.6 इज़ 5.6 जूल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल आफ्टर कोलिजन जूल में, इनिशियल जूल में, और मोमेंटम इनिशियल 0 आ गया था रेस्ट की वजह से, और फाइनल आ गया था आफ्टर कोलिजन वाला 0.4। और यहाँ पे भी देखें बगैर कैलकुलेटर करें, 0.8 को डबल किया और 4 को हाफ किया, देख रहे हैं। 2 में से 1.6 माइनस किया 0.4, देखें कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं हो रहा है। मेरी बात मान लें, फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये चैप्टर नंबर 3 की। अच्छा, ये मेक इट वेरी क्लियर कि सर जब बात छोड़ के नहीं करवा रहे हैं, अगर इवन आप में कोई पोजीशन होल्डर भी है, बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट A1 85 प्लस वाला भी है, ये मैं बता रहा हूँ, जो बाकी एग्जाम्पल हैं खोल के बुक देख लें, उसमें या तो सिर्फ MCQs एक लाइन की है, वो 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल में नहीं आ सकती, और MCQs मैंने सारी एक्सप्लेन की हुई हैं, तो यू कैन फॉलो। अदरवाइज़ आप लोग कमेंट में या फीडबैक में कह भी सकते हैं कि सर फला वो एग्जाम्पल जो आपने स्किप की थी वो हमने यूँ करी है, देखें सही है या हमने इसको MCQs बना के किया है, शक आ रहा है, डाउट आ रहा है, क्वेरीज़ करें। अब तो बोर्ड एग्ज़ाम आपके करीब आ रहे हैं, ईद विद गुजर गई, आप मुझे मुसलसल कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा भरपूर। बाकी आपकी चॉइस। चैप्टर 4 आ गया जिसका नाम था सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन। सर्कुलर रोटेशनल मोशन था इस चैप्टर का नाम, याद आ गया। इसके भी न्यूमेरिकल थोड़े ट्रिकी थे। चैप्टर 2 3 के थोड़े हल्के हैं लेकिन नो टेंशन। अच्छा, आप ये तो अब नहीं सोचते ना जैसे क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए कि ये किसी के पास, क्योंकि इसके ऊपर मैंने कोई ठप्पा नहीं लगाया हुआ, कोई इधर आपकी और मेरी मेहनत को अपने तौर पे करवा रहा हूँ। अच्छा जी, ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी अच्छा है, फिज़िक्स
तो हर कोई पढ़ता है। इसमें कंप्यूटर का एक जिक्र आ गया 4.1 एग्जाम्पल मौजूद है पेज नंबर 77 पर। बड़ी लंबी एग्जाम्पल है, फिर भी मैंने आपके लिए लिखी। द प्लेटर ऑफ अ हार्ड ड्राइव जो होती है, कभी अगर आपने उसके अंदर का मंजर देखा, उसमें कुछ घूमता रहता है। तो वो कह रहे हैं कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव है वो रोटेट हो रही है, घूम रही है आरपीएम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम कहाँ लिख दूँ भाई, आरपीएम रेवोल्यूशंस कितने चक्कर, रेवोल्यूशन चक्कर पर, पी फॉर पर और एम फॉर मिनट। अब रेवोल्यूशन पर मिनट जो है ना, अगर आपको पता चल रहा हो तो ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि कितने चक्कर कितने टाइम में लगा दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, द नंबर ऑफ रोटेशन, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। याद आ गया? तो ये आरपीएम के अंदर छुपा हुआ है फ्रीक्वेंसी। आगे बहुत कुछ है। व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, एक एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है प्लेटर की जो घूम रहा है। रीडिंग हेड रीड करता है ना, जो कहते हैं रीड मेमोरी, और जो हमारी जो ड्राइव होती है उसमें रीडिंग होती है, तो हमारे पास आता है ना स्क्रीन पे लैपटॉप की या मोबाइल की कि भाई ये इसने रीड करके बता दिया आपको। रीडिंग हेड जो है वो रोटेशन एक्सिस से 3.1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी अगर ये रोटेशन एक्सिस है, रोटेशन एक्सिस फिक्स होता है, वहाँ से उसके गिर्द कोई चीज़ घूम रही होती है इस तरह। तो अब यहाँ से उसने कह दिया कि वो 3.1 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि ये समझे एक तरह से डिस्टेंस या रेडियस हो गया, क्योंकि गोलाई हो गई, वो चीज़ घूम रही है उतने फासले पर। जैसे आप कोई टैप खोलें, दरवाज़ा खोलें, तो फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो फोर्स अप्लाई वाले पॉइंट होते हैं वो डिस्टेंस या मोमेंट आर्म कहलाता है या रेडियस कहलाता है। व्हाट इज़ द लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड पूछ रहा है। लीनियर स्पीड का मतलब जो उसको आगे बढ़ाएगी, लीनियर स्पीड आगे बढ़ाती है वो v होती है, और जो घुमाती है वो ओमेगा होती है। ओमेगा इज़ एंगुलर, v इज़ लीनियर। ओके, इसके बाद सी पार्ट में कह रहा है कि अगर एक सिंगल बिट 0.55 माइक्रोमीटर लेंथ रखती है, बिट जो है वो बिट और फिर बाइट, फिर किलो बाइट, मेगा बाइट, ये कंप्यूटर वाले तो बहुत अच्छा समझ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं बिट जो है, एक बिट अगर इतनी लेंथ में, इतनी बारीक सी नुक्ते से भी छोटी, देखें माइक्रोमीटर, माइक्रो होता है 10⁻⁻⁶, अगर ऑक्यूपाई कर रही हो तो बताएं कितनी बिट्स पर सेकंड राइटिंग हेड पे से गुजर रही होंगी। और फासला वही रहा है 3.1 सेंटीमीटर, यानी आगे पीछे वाइब्रेशन ना हो रही है उसके अंदर, वरना ये न्यूमेरिकल ख़राब हो जाएगा। सही है। दो पार्ट तो इसके आसान है, तीसरे पार्ट में थोड़ा ट्रिक है, वो देखिएगा। ये अंडरलाइन ये सब जो करता हूँ ना, आपके लिए करता हूँ कि इसको आप भी इस तरह समझें कि वैल्यू आए, इसका डाटा आ रहा है, किस चीज़ के साथ वो वैल्यू आ रही है, वो उसका जो है फिज़िकल क्वांटिटी या उसका पैरामीटर है। आप लोग भी इस तरह पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा कि जहाँ वैल्यू आई किस चीज़ की वैल्यू है, क्या उसका डाटा बन रहा है, रिक्वायर्ड आया फाइंड करके या कैलकुलेट करके, तो ये क्या चीज़ पूछ रहा है, रिक्वायर्ड हुआ तो देखें, इससे क्या मूड भी बन रहा है और पढ़ने में बोरियत और वज़न नहीं दिमाग पे आ रहा। फ्रीक्वेंसी एफ होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, सही है, मिनट से सेकंड, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसको डिवाइड बाई 60 कर देंगे हम, तो आ जाएगा हर्ट्ज़ में, यानी जो प्योर रेवोल्यूशन पर सेकंड है, यानी इसको यूँ समझ लीजिए आरपीएस है, रेवोल्यूशन पर सेकंड। 60 से इसलिए डिवाइड किया कि 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकंड। हर बच्चे को पता है, फिर भी लिख दिया मैंने। डिस्टेंस आर हो गया, सेंटीमीटर को मीटर बनाया था क्योंकि ऐसा यूनिट, तो डिवाइड बाई 100 से ये बन गया मीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रो में होता है 10⁻⁻⁶, तो इसको -6 से अब मल्टीप्लाई किया तो ये मीटर। ख्याल रहे, इसमें देखें डिवाइड जा रहा है कि मिनट से सेकंड, ठीक है, डिवाइड कि पर मिनट, तो पर मतलब डिवाइड। सेंटीमीटर तो छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड, स्मॉलर टू लार्जर क्वांटिटी डिवाइड। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा बताया था, लीनियर वेलोसिटी का v। नंबर ऑफ बिट्स तादाद है, तो इसको n से जाहिर कर सकते हैं आप, स्मॉल n भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी, आपकी चॉइस। एंगुलर वेलोसिटी ये फॉर्मूला भी है, आपको थ्योरी में भी बताया गया है। असल में ओमेगा होता है ये थीटा अपॉन टी, यानी नंबर ऑफ रेडियंस पर यूनिट टाइम। थीटा होता है 2 पाई, एक रेवोल्यूशन का, एक चक्कर का, सबको पता है, मैथ्स वालों को भी नहीं पता है तो आज देख लें। सही है। टाइम हो गया आपका
अपॉन में 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो बताएं क्या बना, 2πf आया, बोलें थम्स अप, यस। अब पुट एंड गेट, पाई की वैल्यू कैलकुलेटर से उठाएं, एफ जो हमने कन्वर्ट करके निकाला है हर्ट्ज में, वो ओमेगा के यूनिट्स आएंगे रेडियन पर सेकंड, रेडियन डिग्री नहीं, रेडियन, एंगल के यूनिट्स रेडियन पर सेकंड, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी यूनिट्स रेडियन पर सेकंड। लीनियर जो होती है, जो हमने पीछे न्यूमेरिकल में किया चैप्टर नंबर 3 के, उसमें मीटर पर सेकंड, लीनियर वी जो अगला आ रहा है, लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड का रिलेशन होता है एंगुलर के साथ, ओमेगा के साथ, ये होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। आर जो रखा हुआ था कन्वर्ट करके मीटर वाला वो रखें, ओमेगा यानी हम देंगे डेटा बन गया, अगर ओमेगा सही आया तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे जो वैल्यू आई है, मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड। आसान लग रहा है, लेकिन अब सी पार्ट जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, इसमें ध्यान कीजिएगा। अब कितनी बिट्स गुजर रही हैं 1 सेकंड में, ये समझने का है। अब इसके लिए ये है कि कितनी स्पीड से गुजरेंगी, यानी इसको यूँ समझ लें आप आसानी के लिए कि एक सड़क है और कोई कह दे कि भाई कितनी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, यानी एक स्ट्रीट है आपकी, समझाने के लिए, क्योंकि आप हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर नहीं गए हो, तो ये विजुअलाइज कैसे करें इस बात को। अब एक सड़क है, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रीट है, सही है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब इस पर कितनी व्हीकल्स गुजर रही हैं यूनिट टाइम में, अब ये कैसे तय होगा बताएं खुद ही। इसका तरीका ये होगा कि कितनी स्पीड से कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, और ये स्ट्रीट लंबी कितनी थी, यानी कितनी रफ्तार से गई और कितने लंबाई रास्ते पे गई, v/L। बिल्कुल अब लाइक वाइज घूम रही है वो ड्राइव के अंदर प्लेटर, तो उसके अंदर कितनी लीनियर वेलोसिटी स्पीड के साथ जो है वो डाटा गया, और उसमें वो डिस्टेंस जो है 1 बिट का, यानी 1 बिट कितनी लंबी थी जो उसमें दिया हुआ उसने, ये देखिए 1 बिट 0.55 माइक्रोमीटर की थी, उसको कन्वर्ट किया था 0.55 एक्सपोनेंट -6, इससे आ जाएगा इसी तरह ये। अब देखें हाउ मच इज़ द स्पीड जो हमने कैलकुलेट की सेकंड पार्ट में 23 पॉइंट, समझे, और जो बिट की लेंथ थी वो डिवाइड किया। अब ये 10 की पावर 6 बड़ी गिनती आ गई बहुत, क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों गुजर रही है बिट्स, तो अब जो 10 की पावर 6 होती है ना, ये होता है मेगा। ये आपने सुना होगा बचपन में कि 10 की पावर, यानी अगर ये बिट्स हैं तो ये मेगा बिट्स या बाइट्स हो गई। अगर ये 10 की पावर 3 आता तो किलो होता, अगर ये 9 आ जाता तो बोलें गीगा होता, 12 आ जाता तो टेरा होता। समझ में आ गया सारी लिस्ट। तो ये मेगा इसलिए मेगा क्योंकि 10 की पावर 6 आ गया, तो इसमें डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देंगे, पॉइंट के बाद 0 भी है, तो राउंड ऑफ करके 43 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी कुछ अंदाज़ा हुआ। कंप्यूटर की नॉलेज भी आई कि इतना तेज़ी से फिरकी की तरह वो घूमता है कि हम सोच नहीं सकते। मज़ेदार न्यूमेरिकल था, प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा जी, ये तो आसान है क्योंकि सेंटीपिटल फोर्स ये सब तो हमने बहुत पढ़ा है बचपन से अब तक। वो कह रहे हैं क्या फोर्स होगी और क्या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगी एक कार पर जो कि 300 kg की है और एक दायरे में किसी रेडियस के घूम रही है राउंड अबाउट पे इस स्पीड से 100 किलोमीटर पर सेकंड से पर आवर से, सॉरी। आगे वो एक और पार्ट कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन को कंपेयर करें ग्रेविटी के साथ भी, ये देखने के लिए कि कहीं खुदा ना खास्ता कल्टी तो नहीं कर जाएगी कि इतना तेज़ी में कोई घुमा रहा है गाड़ी को कर्व के ऊपर। ये बैंकिंग रोड्स वाले आपने टॉपिक पढ़े हो तो उसके साथ का लिंक है। मास दिया हुआ था m हो गया, रेडियस दिया हुआ था, नो कन्वर्जन क्योंकि किलोग्राम स्टैंडर्ड मीटर, यहाँ पे कन्वर्जन आई क्योंकि किलोमीटर को मीटर बनाना है 1000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 किलोमीटर हैज़ बोलें 1000 मीटर्स और 1 आवर हैज़ 3600, यानी 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो 3600 आ गया 60 इंटू 60 से। ओके, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड, और ये अच्छी खासी रफ्तार है 100 किलोमीटर की, उस पर घुमा रहे हैं गाड़ी को। ब्रेक थोड़ा हल्का सा करो भाई, लेकिन चलें देखते हैं आगे क्या मंजर बनता है। डेटा बन गया। अब क्या क्या पूछ रहा था, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सी फॉर सेंटीपिटल, ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स। अच्छा, अब एक बच्चा कहेगा कि सर आपको कैसे पता चला कि ये सेंटीपिटल फोर्स पूछ रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आपको मिला के रीड करना है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सेलरेशन और वाइस वर्सा के द एक्सेलरेशन विच इज़ प्रोड्यूसिंग दिस फोर्स इज़ सेंटीपिटल। तो ये
हो नहीं सकता कि लीनियर फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेट कर दे या सेंट्रीपिटल फोर्स लीनियर फोर्स कर दे। तो इसलिए ये हमें हिडन को पिक करना होगा कि ये फोर्स भी सेंट्रीपिटल पूछ रहा है, वरना कोई एक स्टूडेंट जो हमारी नॉर्मल फोर्स होती है एक्सटर्नल फोर्स वो निकाल ले। और कंपैरेटिव रेशियो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का टू दैट ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है, तो जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आसान न्यूमेरिकल इस सेंस में कि ये फार्मूला बहुत आसान और पुराना है। वी स्क्वायर ओवर आर इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वी दिया हुआ है कन्वर्ट वाला, उसको पुट करके स्क्वायर करें, ठीक है जी। 500 जो रेडियस ऑफ द ट्रैक है वो डिवाइड करें, कैलकुलेटर चलाएं एहतियात से, एक्सेलरेशन आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर। अच्छा, एक से ज़्यादा आंसर हो और आप एक साथ नीचे रिजल्ट नहीं बनाना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो हर पार्ट का रिजल्ट साइमल्टेनियस बनाते जाएं रिस्पेक्टिवली। देख रहे हैं आपके लिए है ये 4 मार्क्स आउट ऑफ 4 बोर्ड में लेने का, फ़ायदा उठा लें बच्चों, ये फ़ायदे के दिन हैं। सेंटीमीटर फोर्स, अच्छा एक स्टूडेंट यूँ निकाल सकते हैं mv स्क्वायर अपॉन आर से, लेकिन क्यों लंबे रास्ते में जाएं जब इसके हम न्यूटन के सेकंड लॉ को फॉलो कर सकते हैं कि फोर्स इज़ ma, तो a आया हुआ है, उस a को पुट कर दें यहाँ पे, वरना डबल कैलकुलेटर चलाना पड़ जाएगा कि आप दोबारा से वो काम जो यहाँ किए हुए हैं v का स्क्वायर और r। देखो इसको कहते हैं शार्पनेस ऑफ मैथ्स एंड माइंड, कि जब हम निकाल चुके हैं सेंटीमीटर एक्शन उसको डाटा बना लें अगले पार्ट के लिए, यू कैन डू इट विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ मार्क। सही है, तो ये हमने पुट कर दिया उस वैल्यू को, रिजल्ट को, और फोर्स आ गई न्यूटन में, एक्सेलरेशन आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब सी पार्ट जो है वो समझने का थोड़ा सा है एक लाइन का, लेकिन क्या समझने का है भाई, जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमने निकाली वो क्या निकाली भाई 1.543, ठीक है। जी क्या होता है भाई 9.8, डिवाइड किया तो कंपैरेटिव जी की शक्ल में आ गया ये, क्योंकि कंपेयर लिखा है, कंपेयर द एक्सेलरेशन विद दैट ड्यू टू ग्रेविटी, कंपैरिजन है। तो अब अगर आप लोगों को थोड़ा पता हो साइंस का कि अगर इसको मैं 0.157 को मल्टीप्लाई कर दूं जी से, 0.157 मल्टीप्लाई बाई 9.8, तो ये आ गया भाई 1.53, यानी ये एक बड़ी कीमत है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ है तो गाड़ी तो कुछ ना हो, आप अंदर जो है बिल्कुल उलट जाएंगे या टेढ़े हो जाएंगे, या आपका जो है बॉडी दीवार के साथ या गाड़ी के जो है डोर के साथ कहीं टकराएगा, यानी कि चोट वोट लग सकती है, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, लेकिन तो ये लिखा मैंने इज़ वर्थ वरीइंग, कि ये फ़िक्रमंदी की बात है, यानी कि इतनी तेज़ी में 100 किलोमीटर की रफ्तार पे कर्व ना लें, रोटेशन ना लें, ब्रेक या थोड़ा सा डी एक्सेलरेट करें फिर घूमें, क्योंकि आगे लिखा है विदाउट वियरिंग सीट बेल्ट, यानी अगर सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ है तो गिर पड़ भी सकते हैं, टेढ़े तिरछे भी हो सकते हैं, गाड़ी तो वहीं पे रहे या थोड़ा सा स्किड करे, लेकिन एहतियात इलाज से बेहतर है। सर अब ये कैसे हमें पता चलता कि ये, हाँ भी अगर बहुत ही इस तरह की वैल्यू कोई आ जाती है 0.001 या 0.05, तो हम कहते हैं नॉट वर्थ वरिंग अबाउट, और ये उस वक्त होती, आप करके देखिएगा प्रैक्टिस, वैसे तो न्यूमेरिकल चेंज नहीं होंगे, बुक चेंज हुई है इस साल, तो इसी की प्रैक्टिस करें खूब। अच्छा, मैं आपको वर्कशीट भी दे चुका हूँ उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की, उन एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स की लिस्ट पूरी ये आ गई, एग्जाम्पल, उसके अलावा मॉडल पेपर भी आ गया। अब ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, फिजिक्स की तैयारी लशपश कर लें, थ्योरी के इंपॉर्टेंट भी दे चुका हूँ, अब तो आप जो है भरपूर गो फॉर 85 किल। तो ये चेंज नहीं होना है, लेकिन नॉलेज इज़ पावर, उसके लिए बता दीजिए अगर ये थोड़ा छोटा जवाब आ जाता डेसिमल के बाद 0 0, तो हम कहते हैं नॉट वर्थ वरिंग अबाउट, और ये उस वक्त होता जब हल्की गाड़ी चल रही होती कर्व पे, राउंड अबाउट पे 40 किलोमीटर से 30 से 60 तक। तो ये है नॉलेज की बात, बाकी आपकी मर्ज़ी। आखिरी एग्ज़ाम्पल इस चैप्टर की, चैप्टर 4 की ज़्यादा एग्ज़ाम्पल काम की थी, मैंने ज़्यादा करा दी। एक बास्केटबॉल स्पिनिंग, अच्छा ये कभी देखा होगा, बास्केटबॉल का जो प्लेयर होता है, इवन फुटबॉल का भी होता है, वो एक उंगली पर जो घुमा रहा होता है अपनी महारत दिखाने के लिए, एथलीट जैसा काम कर रहा होता है। तो कह रहे हैं फिंगर ऑफ एन एथलीट एंगुलर वेलोसिटी, यानी बोले बना बनाया रेडियन पर सेकंड ओमेगा हो गया। देखिए अब रिवीजन है तो बेटा आप मुझसे पहले करें तब मज़ा आएगा। देखिए अभी पीछे मैंने कहा था कि रेडियन पर सेकंड किसके यूनिट से, ओमेगा, तो देखिए मुझसे पहले आप पहुंच जाएंगे, ये तो रिवीजन आ गया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये खाली द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, यानी कि
बास्केटबॉल वेज, यानी उस बास्केटबॉल का वज़न इतना किलोग्राम है और उसका रेडियस इतना मीटर है, तो बताएं एंगुलर मोमेंटम उस बास्केटबॉल का क्या होगा। वैसे तो ये पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है, लेकिन फिर भी देखना फ़र्ज़ है। ओमेगा क्या हो गया भाई, एंगुलर वेलोसिटी, मास। अच्छा कैपिटल एम इसलिए लिखा है कि इसके जो एक्चुअल फॉर्मूले हैं उसमें कैपिटल एम और आर है, बट यू कैन यूज़ एम स्मॉल एंड आर स्मॉल। अगर ये स्मॉल करेंगे तो ओरिजिनल फार्मूले में आपको स्मॉल लेना पड़ेगा, इसका इशू नहीं है। असल इशू है समझना सिंबल्स का। एम मास, आर रेडियस, किलोग्राम मीटर नो चेंज, नो कन्वर्जन बिकॉज स्टैंडर्ड यूनिट्स सारे हैं, ठीक है। हो गया। एंगुलर मोमेंटम का निशान होता है एल। एल लेंथ का भी होता है, लेकिन यहाँ पे एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन होता था, अगर आपको याद हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसके मैंने एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल कराए काफ़ी सारे, वो देखिएगा जाके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निशान होता है आई, इसका रिलेशन एल से ही है। अब ये एक अलग फार्मूला है और ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता है। मैं आपको बुक में एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो वैसे तो बुक में ये न्यूमेरिकल जो आ रहे हैं चेंज नहीं होने का चांस है, लेकिन मैं इस वक्त मुखातिब हूँ तमाम उन स्टूडेंट से जो बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें, ये जनाब पेज नंबर 87, ये अगर आप खोलेंगे तो ये एक बहुत अच्छा पेज है बुक का इस सेंस में कि इसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेडीमेड फॉर्मूले लिखे हुए हैं। जैसे देखें ये 1/2 mr², अगर सॉलिड सिलेंडर हो तो ये आप देखिएगा पेज नंबर 87 पर सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो अब एक हॉलो स्फीयर जो है ना, हॉलो स्फीयर, उसका यहाँ से उठा लेंगे हम। हॉलो स्फीयर वो होता है जो अंदर से खोखला हो, बॉल जैसे बास्केटबॉल हो गई और कोई इस तरह की बेसबॉल हो गई, वो जो अंदर से हॉलो। एक अंदर से सॉलिड भी होता है, जैसे हार्ड बॉल आप कभी देख लें, वो सॉलिड स्फीयर कहलाएगा। सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है। अब देखिए हॉलो स्फीयर इज़ बास्केटबॉल, एक भी गलती ना हो, क्योंकि हॉलो स्फीयर का फॉर्मूला अलग होगा, सॉलिड स्फीयर का अलग होगा। ये आप नोट करते हैं, मैं समझाने के दौरान काफ़ी कुछ बॉक्स वॉक्स करने रहता हूँ। ये फार्मूला लिस्टिंग और ये एक जगह करें, और बेस्ट कहें कि एक और चीज़ भी हमारे पास आ गई, फार्मूला कलेक्शन, लिस्ट ऑफ फार्मूले। अब इसको ले आके यहाँ पे पुट कर दें आई की जगह, तो 2/3 mr², ओमेगा अपनी जगह रह गया। अब पुट एंड गेट हो गया। एम की वैल्यू आप जानते हैं मुझे कि मैं फार्मूला मेकिंग करता हूँ। पहले देखें, पहले ओरिजिनल फार्मूला लिखा एल का, फिर देखा इसमें आई क्वेश्चन मार के, तो आई को रखा, तो एक नया फार्मूला बन गया ये। अब इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे, समझे कुछ। एम की जगह मास 0.6। अच्छा, इतने सारे ज़ीरोस अगर सवाल में प्रिंटेड हों तो आप प्रिंट तो करें अपनी कॉपी पे, यानी लिखें तो राइट डाउन करें, लेकिन कैलकुलेटर में 0.6 बस फीड करें। ये भी कुछ मासूम बच्चों को बता दूं, 0.6, क्योंकि देखें 0 0 0 अगर लिखूंगा ना, = करूँगा 0.6 कर देगा। ये देखें, देखा कुछ सर खेल रहे हैं, वक्त ज़ाया नहीं कर रहे हैं बेटा, क्योंकि वो नॉन सिग्निफिकेंट ज़ीरोज़ हो गए, उसने स्किप कर दिया। आप लिखें ज़रूर, फीड करें सिर्फ 0.6, ठीक है। अब जैसे 0.000 इतने सारे लिखें, आप फीड करें 0.12, लेकिन यहाँ पे 120 लिखना पड़ेगा, 0.0 बाद ना लिखें, ये 12 मत लिखिएगा, 120, ओके। अब क्या करना है भाई, पहले इस पे कैलकुलेटर चला दें, 0.67 आ गया, बाकी पे स्क्वायर पहले करें, सारे एक साथ कैलकुलेटर में डाला करें। देख रहे हैं इतना छोटे न्यूमेरिकल पे एक नंबर काट देगा कि डायरेक्ट कर रहे हो, कंप्यूटर में डाल रहे हो। अच्छा, आप देख रहे हैं बुक खोले इसी के सामने, ये सारी एग्जाम्पल बुक में कैसे सॉल्व हुई है। तो अब मैं नहीं जानता बाकी लोग किस तरह आपको करवा रहे हैं, मैंने अपना बता दिया भाई कि मैं स्टूडेंट के मुस्तकबिल से नहीं खेल रहा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इस बात की अहमियत समझेंगे और मेहनत करेंगे। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम के ये यूनिट्स कैसे हो गए भाई। एंगुलर मोमेंटम के ओरिजिनल फार्मूला होता है mv/r। m का रखें किलोग्राम, v का रखें मीटर पर सेकंड, और r या रेडियस या डिस्टेंस का रखें मीटर। कुछ और भी सर ने सिखा दिया, देखिए किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देखिए आपके पास टेक्निक होना तो आप यूनिट्स याद ना करें, उसी वक्त ऑन द स्पॉट बना लेंगे। mv/r इसका ओरिजिनल जो फार्मूला था एंगुलर मोमेंटम का, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम में ना लीनियर मोमेंटम छुपा हुआ होता है। mv इज़ द लीनियर मोमेंटम, यानी ये होता था L = r क्रॉस p। थ्योरी से न्यूमेरिकल होते हैं बेटा, ये देखिए मैं थ्योरी से ला रहा हूँ सारा। चलें जी, चैप्टर नंबर 4 की एग्जाम्पल्स हो गई या बाकी है? बाकी है एक। ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको मॉडल पेपर के साथ सॉल्व कराई थी। ये अब आपका जिम्मा है कि वहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें। ये मॉडल पेपर के साथ मौजूद है सॉल्यूशन इसका पूरा वीडियो में।
ये वर्क एग्जाम्पल 4.5 है पेज नंबर 85 पर। स्पेस स्टेशन की ऑर्बिटल वेलोसिटी की एग्जाम्पल है, सही है। तो ये एग्जाम्पल और वो टर्टल वाली आज के लेक्चर में ये दो एग्जाम्पल वो हो गई जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन डिस्क्राइब कर चुके हैं इन, बोलिए, मॉडल पेपर सॉल्यूशन। तो होप यू आर गेटिंग विद मी, सही है जनाब। इसके बाद जनाब चैप्टर 5 आ गया जिसका नाम है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये तो आसान चैप्टर है, काफ़ी सारे बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। असल चैप्टर 6 होगा आज के लेक्चर का, ज़रा रुके रहें भाई, वो है क्लाइमेक्स आज के लेक्चर का, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड स्टैटिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल और जो पास्कल्स है वो थोड़ा तंग कर रहा है बच्चों को, तो उसमें मैं थोड़ा समझाऊंगा, ज़रा रुके रहें भाई। वर्क एग्जाम्पल 5.3, बाकी जो दो एग्जाम्पल में पुट एंड गेट की MCQs स्टाइल है। ज़मीन का मास दिया हुआ है, अच्छा काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर 6 ले लें, अगर गिवन होगा तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते 6, गिवन नहीं है तो आप 6 ले सकते हैं। सन का मास यानी सूरज का, इसमें भी कुछ स्टूडेंट कहते हैं 2 ले लें, अगर गिवन है तो आप बाउंड हैं, लेकिन गिवन है तो आप उसको राउंड नहीं कर सकते, क्योंकि डेविएशन और अनसर्टिनिटी आ जाएगी आपके रिजल्ट में टीचर के पास आंसर से, और दैट विल काउंट, 1 नंबर का मसला आ जाएगा। तो ये देखें सब बता रहा हूँ एक एक चीज़ें आपको, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा। ज़मीन से सूरज या सूरज से ज़मीन इतनी दूर है, मिलियन किलोमीटर अवे, लाखों किलोमीटर दूर। बताएं कि GPE ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ज़मीन की। किसी प्लैनेट की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ये अर्थ है, अर्थ के जो है स्मॉल m रख दें, और ये सूरज है, क्योंकि अब ये घूमेगी ना इसके गिर्द, इस तरह ऑर्बिट करेगी, तो ये सूरज जो है ये इसका मास m हो गया। अब इसका दारोमदार इस चीज़ पर होता है कि वो जो प्लैनेट है वो कितना बड़ा है, यानी उसका रेडियस क्या है उसके स्फीयर का, जो घूम रही है, क्योंकि घूमती जाएगी, रोटेट करती जाएगी तो आगे ऑर्बिट करेगी ना। वरना आम जो हमारी पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं, जैसे मैं अभी कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ तो उसकी mgh होगी, आप जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हुए हैं ज़मीन से ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, तो वो आपकी mgh होगी, जिसको सिंपली पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कहते हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ अर्थ होती है, जो जिसमें सूरज या दूसरे हमारे स्टार के साथ रिस्पॉन्स आ जाए, रिस्पेक्ट आ जाए, ठीक है। तो ये एक मैंने थ्योरी बता दी है, वरना फार्मूला तो पुट एंड गेट का है। अगर आपको बोरियत हो रही है तो फार्मूला ये है, इसमें सारी वैल्यू रखें आंसर आ जाएगा। देखिए पहले समझाए फिर टाइम बचा लिया गया, सब कर लें, लेकिन बेटा ऐसा ना करें। मास ऑफ द अर्थ गिवन है किलोग्राम में, मास ऑफ द सन, सूरज बड़ा है तो उसका m बड़ा कर दें, ज़मीन छोटी है तो उसका m छोटा कर दें। अर्थ और सन का डिस्टेंस यानी ये, सही है। मिलियन, मिलियन का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है बेटा, 10 की पावर 6, और किलोमीटर का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3, तो कितना हो गया 6 और 3 9, तो ये आ गया मिलियन से हमारा मीटर में। समझ गए, मज़ेदार कन्वर्जन। ये इसकी काफ़ी सारे बच्चे कन्वर्जन नहीं जानते, ध्यान से कीजिएगा। मिलियन में 10 की पावर 6 मीटर हो गया, किलोमीटर में 10 की पावर 3 हो गया, तो टोटल 10 की पावर 9 हो गया, सही है। जी की वैल्यू याद कर लीजिएगा, क्योंकि मुमकिन है ये ना दे, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर 6.673। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है, P मत लिख दीजिएगा, P वाला। माइनस इसकी थ्योरी से आता है, लेकिन हम नीचे मैग्नीट्यूड के लिए पॉजिटिव कर देंगे, माइनस के साथ लिखेंगे। कैलकुलेशन वैल्यू सारी फीड करें, G की, M की, M की, इधर मास ऑफ सन है, इधर मास ऑफ अर्थ है, ख्याल रखिएगा दोनों मास, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ R। ये जो R है कैपिटल, ये पूरा सिर्फ ज़मीन का रेडियस नहीं है, वो यहाँ से आता है, ज़मीन का रेडियस तो बहुत छोटा है। कितना है बताएं, मैं बताऊँ? ज़मीन का रेडियस तो इतना है बेटा, 6.38 एक्सपोनेंट 6 मीटर। अब बताइए कहाँ वो कहाँ, सूरज का फासला है वो, सही है। कैलकुलेटर में डिवाइड किया, जूल में आ गई एनर्जी, कोई सी भी हो, चाहे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल हो चाहे
सिर्फ ग्रेविटेशनल हो। मैग्नीट्यूड का मतलब हम इसके पॉजिटिव रिजल्ट को लिख देंगे कि एनर्जी शुड बी पॉजिटिव इन रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड करके प्लस। सही है, तो इसका फॉर्मूला सही से लिखिएगा और जो कन्वर्जन है वो देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर 5 की एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल भी आसान है, इसमें वो टच आएगा जो अभी हमने चैप्टर नंबर 3 के साथ नहीं की थी, काइनेटिक एनर्जी। जल्दी से खुद करें, ये जल्दी से खुद करें, मैं करूँ? चलें भाई। अ पर्सन राइडिंग इज बाइक, एक आदमी जो है बाइक चला रहा है। अच्छा ख्याल है ये बाइक जो है ना, बुक वालों ने आगे चल चल के बाइसिकल हो जाएगी पता नहीं उसका इंजन निकल जाएगा या क्या होगा। तो बाइक हो तो बाइक लिखिएगा, बाइसिकल हो तो बाइसिकल लिखिएगा। मैंने मुसलसल बाइक लिखा है क्योंकि वो बाइक जो है आगे जाके बाइसिकल कैसे हो गई, क्योंकि मेरी मालूमात है कि बाइक अलग चीज़ होती है और बाइसिकल अलग। सही है, ये मैंने एक हल्की सी लाइट टोन में बात कर दी हुई। कुछ बच्चे कहते हैं सर बोर करते हैं, तो बेटा एक हद तक ही मैं एंटरटेन कर सकता हूँ, वरना आप लोग का खर्चा हो रहा है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो। लेकिन चलें, मास दिया हुआ है m हो गया, जो चल रही है वो उसकी बाइक 10 मीटर पर सेकंड से vi हो गया। अचानक एक रास्ते में सड़क पे कुत्ता आ गया, तो उसको बचाने की खातिर उसने ब्रेक लगा दिए। तो ब्रेक लगा दिए तो रुक जाएगा बाइकर, सही है, स्टॉप हो जाएगा, तो इसलिए vf उसका फाइनल 0 हो जाएगा। सही है, बल्कि वो पूछ रहा है फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, कि रुकने से पहले कितनी उसकी रफ्तार हो गई। ब्रेकिंग फोर्स, अच्छा ब्रेकिंग फोर्स का माइनस खुद लगाना है, ये ध्यान रखिएगा वरना। अच्छा ये वर्क एनर्जी थ्योरम का क्वेश्चन है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। वर्क एनर्जी थ्योरम ये होता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड वर्क के लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ब्रेक्स आर अप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू द अपोजिंग फोर्स ड्यू टू वर्क। यानी मैं ब्रेक लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स जो ज़मीन की या रोड की होगी वो वर्क डन ब्रेकिंग फोर्स के अगेंस्ट करेगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि वर्क डन एंड काइनेटिक एनर्जी आर इंटर्न कन्वर्टेड। तो ये देखें, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दैट इज़ ब्रेकिंग फोर्स। ओके, अगर ये पिक हो गया तो ये सवाल फिर सीधा है। और इसमें ये ब्रेकिंग फोर्स की वजह से माइनस के मुखालफत, रुकावट, अपोजिशन टेकन नेगेटिव। सही है जनाब। तो अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा और वर्क डन W होगा। अब फाइनल हाफ mv², इनिशियल हाफ mv²। अब ये vf, ये vi। सही है, vf पूछ रहा है तो वो चलता रहेगा और vi हमारा 10 मीटर से वो बाइकर चल रहा था तो 10 होगा। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स चूँकि नेगेटिव है -500 वो रख देंगे। s डिस्टेंस कितना कवर किया था रुकने से पहले उसने 10 मीटर, वो रख देंगे s की जगह पे। अच्छा s और d कोई मसला नहीं है, s भी लिख सकते हैं आप, d भी लिख सकते हैं बराबर। कुछ बच्चे इसमें परेशान होते हैं सर s लिख दिया आपने बुक में d लिखा हुआ है। सिंबल्स इशू नहीं है बेटा, बार बार बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग और उसके कैलकुलेशंस और प्रेजेंटेशन है असल। लेकिन फिर भी मैं साइड में बताता हूँ कि ये अगर किसी के थॉट है तो वो समझ लीजिए, कोई शर्त और सुन्नत फ़र्ज़ नहीं है कि s लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, d में नहीं मिलेंगे। m कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन ले लिया, ठीक, m रख दिया 120, vf vi 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ये मल्टीप्लाई किया 5000 हो गया, माइनस का क्योंकि f माइनस का था। अब मैथ्स आप लोगों को आती है माशाल्लाह। 60 को पहले जाके डिवाइड करें ताकि ब्रैकेट अलग हो जाए, डिवाइड किया कैलकुलेटर में, फिर माइनस को उधर ले जाके प्लस करें, फिर 100 में से इसको माइनस करें। सही जा रहा हूँ। अब स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लें तो आपकी बाइकर की रफ्तार उस डॉगी को बचाने के चक्कर में इतनी हो गई। और देखें ये हमेशा कम आएगी, 10 है, ब्रेक लगते लगते वो देखें 4.02। मज़ीद अगर वो कहता 10 मीटर 15 मीटर तो ये 0 के करीब बिल्कुल हो जाएगी। और चेकिंग बता रहा हूँ, यानी इसको आप 20 मीटर करके रखें कैलकुलेटर में, ये और छोटा जवाब हो जाएगा। ये सब सिखा रहा हूँ आपको, यानी ये जवाब छोटे से छोटा हो जाएगा जितनी ब्रेक लगाने के बाद दूर जाएगा वो। ओके हो गया। अब है चैप्टर ऑफ द डे, चैप्टर 6। लेकिन डरा नहीं रहा हूँ क्योंकि आमतौर पे इतनी देर पढ़ने के बाद बच्चे थक जाते हैं और मैं तरतीब में जो जा रहा था चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, आज 5 चैप्टर कवर हो रहे हैं माशाल्लाह। बहुत इसका फ़ायदा उठाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा भाई, कमेंट्स और शेयर और वगैरह वगैरह जो जो आपके इख्तियार में। क्वेश्चंस पूछा करें। अब तो भाई सर जवाब से राब्ते में रहें, आपके कुछ पूछ लें। व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है मैंने, आज भी एंड में दे दूंगा। अगर आपको कोई क्वेरीज आ रही हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात,
वगैरह वगैरह। 6.1 हाइड्रोलिक सिस्टम, पास्कल आ गया। हाइड्रोलिक सिस्टम है जिसके अंदर 2 सिलेंडर हैं, 2 सिलेंडर इस तरह जो है सिलेंडर जो है जुड़े होते हैं, आपने देखा होगा। एक तरफ छोटा सिलेंडर होगा, एक तरफ बड़ा होगा। ए एंड बी, ए जो है वो छोटा है, 5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, और बी जो है वो बड़ा है, उसका 10 सेंटीमीटर रेडियस है। सही है, नो टेंशन। ये आर ए हो गया रेडियस ऑफ ए, और ये आर बी हो गया 2 से। असल में ये होता है कि पास्कल लॉ कि प्रेशर इज़ ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, यानी एक तरफ से अगर मैं प्रेशर डालूंगा तो ट्रांसमिट होगा अपने उस सिलेंडर में या चैनल में इक्वली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अब वो कह रहे हैं कि सिलेंडर ए के ऊपर 200 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो बताएं कि बी पर कितनी फोर्स गई। ये तो आसान सवाल है अगर आपको पास्कल्स लॉ का फॉर्मूला या थ्योरी पता है। लेकिन पहले देख लें भाई, सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, डिवाइड बाई 100 से, फिर सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, डिवाइड बाई 100 से। ए और बी का ध्यान रखिएगा वरना काम ख़राब। पहला सिलेंडर ए, दूसरा सिलेंडर बी। ए की फोर्स दे रहा है तो ए की फोर्स दे रहा है, बी की पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तक पास्कल्स लॉ क्या था कि प्रेशर एक्सर्टेड इज ट्रांसमिटेड इक्वली, तो ए पे जो प्रेशर आया वो बी पे गया। ओके हो गया, ए पे जो आया वो बी पे गया, तो इक्वल आ गया, ये इक्वल ट्रांसमिटेड। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, नहीं पता है तो नोट करें भाई। प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलरली पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस। अब ए के लिए ए, बी के लिए बी। अब गोल होता है सिलेंडर, ये आपको बताया था किसी ने, नहीं बताया तो आज देख लें भाई। गोल चीज़ का जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, और उसको कहते हैं पाई आर स्क्वायर। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है गोल चीज़ों का, जैसे मेरी पेंसिल है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा और वो होगा पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर ए स्क्वायर, पाई आर बी स्क्वायर, क्योंकि ए के लिए पाई से पाई कैंसिल कर दें। अब फॉर्मूला मेकिंग करें, क्या चाहिए भाई, फोर्स ऑन बी, तो इसका अंदर ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये हम उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर ले जाएं आर बी स्क्वायर को, ये आ गया ऊपर न्यूमरेटर में। अब पुट एंड गेट है, फोर्स ऑन ए कितना था भाई, 200 रखें, फोर्स बी पूछ कर है, ए और बी का रेडियस एहतियात से, इसका 0.1 है, इसका 0.05, उल्टा मत रख दीजिएगा, 0.1 और 0.05 रखा, कैलकुलेटर स्क्वायर का चलाया, मल्टीप्लाई अलग, डिवाइड अलग, जनाब 800 न्यूटन फोर्स आ गई। लेकिन इसमें एक चेकिंग बता दूं आपको, क्या जो सिलेंडर बड़े डायमीटर का होता है ना, या रेडियस का, जैसे अब ये बी जो है बड़े रेडियस डायमीटर, उसकी तरफ फोर्स ज़्यादा आएगी। प्रेशर तो दोनों तरफ इक्वल जाएगा, फोर्स कम ज़्यादा हो जाएगी, रेडियस कम ज़्यादा हो जाएगी। ये 800 आया, ये 200 था। अगर इस न्यूमेरिकल को रिवर्स कर दे, करेगा तो नहीं, लेकिन अगर कर दे कि भाई ए की फोर्स बताओ और ये 800 गिवन कर देता, तो वो कम आती, यानी जिसका रेडियस कम होगा उसकी फोर्स कम होगी, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसकी फोर्स ज़्यादा होगी। काम की बात बताइए तो नोट कर लीजिएगा, MCQs भी होती हैं कभी कभार। चलें भाई, अच्छा ये वो एग्जाम्पल है जिसके बारे में बच्चे बड़े परेशान हैं। जो मेरे लाइव स्टूडेंट्स हैं, फिज़िकल जो मुझसे क्लासेस लेते हैं, अगर आपको पता हो सर जवाब क्लासेस भी लेते हैं, उसमें बड़े बच्चे परेशान हैं, तो वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं और आप भी उठा सकते हैं जो मेरे इस तरह स्टूडेंट नहीं है लेकिन उस तरह हैं। ऑल आर माई स्टूडेंट्स, ओके। वो कह रहे एक ताज है किसी का, क्राउन है, बताएं भाई बूझें कि ये असली सोने का है या खोट है, इसमें मिलावट है। अच्छा, अब इसको बुक के सॉल्यूशन को तो बिल्कुल बंद कर दें ताकि कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में और गड़बड़ ना आए। बुक वालों ने भी सही किया है लेकिन बहुत ही पेचीदा बना के उस न्यूमेरिकल को किया है बुक वालों ने, मैं तो कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा आसान बना सकूँ। सही है, तवज्जो रखिएगा भाई, क्योंकि ये क्लाइमैक्स है आज की क्लास का। बाकी तो फिर अगला आखिरी न्यूमेरिकल होगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। चैप्टर 7 ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम अगली पार्ट 2 वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत आखिरी हो सकती है फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल साइड पे। पेज नंबर 127 में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि क्राउन है जिसका मास है 14.7, जब उसको सबमर्ज किया वाटर में, सबमर्ज का मतलब पूरा डुबोना, सही है। पार्शियली जो इमर्स होता है ना, वो पार्शियली सबमर्ज है। सबमर्ज इज़ कम्प्लीटली डिप, यानी कि पानी अगर ये है तो इसमें पूरा डूबा होना चाहिए सबमर्ज के लिए, यानी फ्लोट ना कर रहा हो। ये बात समझिए आप। एन एक्यूरेट स्केल रीड्स ओनली, उस वक्त जो है उसके
जिसको अपेरेंट कहते हैं, यानी ये एक्चुअल है, ये अपेरेंट है, क्योंकि जब हमने इसको यहाँ पे खुली हवा में लटकाया, तराजू पे रखा या बैलेंस पे रखा तो 14.7 kg आ रहा है, लेकिन जब उसको वाटर में सबमर्ज किया यानी डुबोया, डिप किया, तो 13.4 दे रहा है। तो इसका मतलब ये अपेरेंट हो गया, ये एक्चुअल हो गया। नोट कर रहे हैं? अब बूझो तो जाने का सवाल है कि बताएं भाई कि गोल्ड का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। सुनार तो वैसे ही रगड़ के बता देगा, लेकिन हम और आप सुनार नहीं है गोल्ड स्मिथ नहीं है, तो हम कैसे करें भाई? फिजिक्स के कैलकुलेशन से हम तय करेंगे। सही है। एक्चुअल मास जो दिया हुआ है इसको m से दे दिया, अपेरेंट जो है इसको a फॉर अपेरेंट दे दिया। ठीक है यहाँ तक। डेंसिटी ऑफ वाटर, ये जब मैं चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल करा था मैंने कहा था याद कर लें, बहुत काम आएगा, आज भी याद कर लें, काम आएगा कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम, या दूसरे लफ्ज़ों में 10 की पावर 3। सही है जी। अब सवाल ये कि वेदर क्राउन इज़ मेड ऑफ गोल्ड और नॉट। ठीक है। अब इसमें सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगी है अनलाइक अदर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये सॉल्यूशन के साथ कुछ समझाना भी है कि क्यों हुआ भाई, आपने कैसे ये फतवा दे दिया कि ये गोल्ड का नहीं है, क्योंकि मेरे पास है नहीं और मैं फतवा दे रहा हूँ कि ये गोल्ड का नहीं है, तो ये बड़ी बात नहीं हो गई। अब आर्किमिडीज ने क्या कहा था भाई? पास्कल ने एक चीज़ कही थी, आर्किमिडीज ने भी कही थी। आर्किमिडीज ने ये कही थी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड into a fluid like water, it displaces the weight of water or fluid equal to its own weight। आसान उर्दू में ये हुआ कि अगर किसी ठोस सॉलिड चीज़ को हम किसी पानी, लिक्विड वगैरह में डुबोएं, तो वो सॉलिड जितने वज़न का अंदर जाएगा उस पानी में या उस लिक्विड में, अपने वज़न के बराबर पानी को वो दाएं बाएं हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, मुंतशिर कर देगा। ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये मैंने रिकॉल करा दिया है, अगर आ जाएगा तो ये फिर न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ भी आ गई, क्योंकि जब डुबोएंगे तो अपथ्रस्ट भी आ रहा होगा। सही है। तो अब यहाँ पे वर्ड्स जो लिखे हैं ज़रा ध्यान से, अपवर्ड थ्रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड यानी वाटर डिस्प्लेस, यानी ये स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गई, जैसे पीछे स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स है। अब मज़ीद क्या है? जो अपथ्रस्ट होता है, अपथ्रस्ट जिसको बायंसी भी कहते हैं, वो एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट का डिफरेंस होता है। यानी ये अपथ्रस्ट दैट इज़ बायंसी, यानी अगर अपथ्रस्ट को आप बायंसी कहते हैं तो नो टेंशन, क्योंकि बायंसी इज़ अपथ्रस्ट, यानी जो उछाल है वही थ्रस्ट है। एक्चुअल वेट W, क्योंकि अगर एक्चुअल मास है तो एक्चुअल वेट W है, और अपेरेंट वेट जो उसमें पानी में जाने के बाद स्केल शो कर रहा है वो। अब इसमें हम अगर एक तरफ करें अपने मतलब की चीज़ों को, तो हम क्या कर सकते हैं? W को इधर कर दें और यानी साइडें चेंज कर दें अपेरेंट की, तो अपेरेंट आ गया WA एक तरफ। सही है। अब W इज़ टू mg बचपन से पढ़ रहे हैं, तो W इज़ टू mg, WA इज़ टू mag। सही है। अब थ्रस्ट का ये फॉर्मूला होता था चैप्टर 6 में, रॉ जी वी। ये कैसे होता था भाई? ये ऐसे होता था कि फोर्स इज वेट, वेट इज mg। सही है। और डेंसिटी क्या होते थे? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब यहाँ से खुद ही बनाएं, m क्या हो गया? रॉ वी। m क्या हो गया? रॉ वी। तो ये m क्या हो गया? रॉ वी। समझ गए? m इज इक्वल टू रॉ वी, तो थ्रस्ट आ गया रॉ वी जी या रॉ जी वी, आपके ऊपर है। तो देखिए मैं फार्मूला मेकिंग सब हिस्ट्री बता रहा हूँ, कि बस छपाए जा रहा हूँ। अब वॉल्यूम इज मास पर यूनिट, वॉल्यूम उधर जाएगा तो डेंसिटी इधर आ जाएगी। सही है। अब ये सवाल आसान हो गया, बुक वाले खोलेंगे वो जादूगरी बहुत उन्होंने ख़तरनाक की। अब ये मैंने सवाल का रास्ता सीधा कर दिया। अब इस पूरे में जी आ रहा था, जी जी जी, तो डिवाइड बाय जी से जी ख़त्म हो गया, यहाँ m बच गया, यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर बच गया, और यहाँ वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि वॉल्यूम वाली जगह पर आपको एक्चुअल मास और एक्चुअल जो क्राउन है उसकी डेंसिटी रखनी है, क्योंकि क्राउन की डेंसिटी आएगी तो उससे पता चलेगा कि जो हमारी ज़िंदगी में कहीं टेबल्स में या चार्ट्स में गोल्ड की एक्चुअल डेंसिटी है उससे सिंक्रोनाइज हो रही है कि नहीं। क्योंकि अगर सिंक्रोनाइज हो रही है तो ये गोल्ड का है, अगर आगे बहुत डिफरेंस आ रहा है तो ये गोल्ड का नहीं है। तो ये
वी वाले हिस्से में आपको ध्यान रखना है कि वी वाला जो फॉर्मूले का हिस्सा होगा वो क्राउन की डेंसिटी और क्राउन के एक्चुअल मास से तय करवाएगा, क्योंकि एक्चुअल डेंसिटी वर्सेस एक्चुअल मास। अब सारी वैल्यूज़ रख दें। मास कितना है एक्चुअल भाई 14.7, वो रख दें। जहाँ जहाँ एम है, एम ए अपेरेंट कितना है भाई 13.4, वो रख दें। ये भी एक्चुअल मास है, वो 14.7 रख दें। डेंसिटी जो है 1000 जो बताई थी याद कर लें, वरना दी हुई होगी। अब कैलकुलेटर सही से चलाएं। ये इधर आके हो गया माइनस, ये मल्टीप्लाई करके चला गया उधर प्लस, ठीक है, बोलें ओके। इन दोनों को माइनस करें, सही है, ये एज इट इज़ आ गया। अब डेंसिटी क्रॉस 1.3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब डिवाइड किया तो ये आ गया। अब ये जो आया ना, ये डेंसिटी आई है। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास के यूनिट्स किलोग्राम, वॉल्यूम के मीटर क्यूब। डेंसिटी आ गई। आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्राउन गोल्ड का है या नहीं है, लेकिन एक आगे काम किया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि जो पैमाना है ना दुनिया में फिज़िकल, जिससे तय करते हैं कि भाई ये चीज़ इस मटेरियल की है या नहीं है, वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। व्हाट इज़ स्पेसिफिक ग्रेविटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ द रेशियो बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर रेशियो। यानी जैसे अब मुझे उस क्राउन की डेंसिटी देखनी है और पानी की डेंसिटी, इसको डिवाइड कर दूंगा। अगर ये डिवाइड करके ऐसी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई जो कि एक्चुअल गोल्ड की है, तो ये तो एक्चुअल गोल्ड का यानी कि प्योर गोल्ड का बना हुआ है। अगर डिफरेंस आ रहा है तो खोट है, मिलावट है, कोई और चीज़ का है। तो ये डेंसिटी ऑफ क्राउन, सी फॉर क्राउन, क्राउन की आई है, इसको हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दें जो 1000 है, तो ये 11.3 आ गई। अब यहाँ पे एक रेफरेंस आया कि एक्चुअल जो गोल्ड की है वो 19.3 अराउंड है। ये अब आपको याद रखनी होगी, या तो क्योंकि ये गिवन नहीं करेगा, क्योंकि ये हमें एक्सप्लेन करना है कि क्राउन जो है वो गोल्ड का था या नहीं। ये अगर वो गिवन कर देगा तो फिर बचेगा क्या सवाल में। अब आपको पता होगी 11.3 हमारे इस क्राउन का जो क्वेश्चन में था उसकी आ रही है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जबकि एक्चुअल जो गोल्ड होता है उसकी ये होती है। यानी यूँ समझेंगे कि अगर ये डेंसिटी 19.3 आ जाती ना यहाँ पे, तो डन हो जाता कि 19.3 डिवाइडेड बाई, यानी 19,000 करके आ जाती, तो 19,000 डिवाइड बाई में 19.3 आ जाता, या अराउंड भी आ जाएगा, चलें 150 का चल जाएगा। ये तो भाई आर्ट का फ़र्क, यानी बहुत बड़ी खोट है। तो ये तकरीबन लेड का है, क्योंकि लेड की जो डेंसिटी है ना वो 11.3 के अराउंड है। यानी इसमें दो चीज़ें बस याद करनी की, बाकी सब समझने का। एक चीज़ ये कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड और लेड क्या होती है, ये प्योर गोल्ड, और दूसरा ये कि इसमें किस तरह आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अप्लाई करके कैलकुलेशन करनी है। अब बुक वालों ने ये जो किया है, मैं नहीं मशवरा दूंगा, आप वहाँ से करें, क्योंकि थीम दोनों की ओके है। अब आप पढ़ेंगे किसके ऊपर आप प्रैक्टिस करते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल है भाई आज का, 2 न्यूमेरिकल है, जल्दी जल्दी आ जाए भाई, देखिए ये आसान है, जल्दी हो जाएंगे। हीलियम का कितना जो है वॉल्यूम चाहिए जो उसको लिफ्ट करे। अब हीलियम अगर ये है तो भाई इसका वेट और इसका थ्रस्ट बराबर हो जाए, लिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी थ्योरी। कभी देखा होगा जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं वो हवा में अटक जाते हैं, कैसे? जब उसका वेट उसके अपथ्रस्ट को बैलेंस कर ले, सिंपल एज दैट, ठीक है। कितना लोड उठाना है भाई उस हीलियम के गुब्बारे को? 185, उसमें कोई बंदा खड़ा हो जाए, अंदर हॉट गैस बैलून होते हैं बड़े बड़े। एयर की डेंसिटी ये आपको याद भी होनी चाहिए, गिवन भी करेगा। हीलियम की डेंसिटी ये आपको याद भी हो, गिवन भी करेगा। तो ये हो गया आपका डाटा। अब कितनी हीलियम चाहिए इस वज़न को उठाने के लिए, वॉल्यूम ऑफ हीलियम नीडेड। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि जितना उठाएगा वो हवा को चीर के उठाएगा। हवा के अंदर है ना वो बैलून, तो हवा को डिस्प्लेस करेगा तो वो लोड उठेगा ना, वरना तो ज़मीन पे ही बैठा रहेगा वो गुब्बारा, उठेगा ही नहीं। तो एयर को डिस्प्लेस करेगा, वही पीछे वाला फॉर्मूला के थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट डिस्प्लेस। अब वेट जो है उसके अंदर दो चीज़ों का वेट आ जाएगा, क्योंकि हीलियम प्लस बैलून, हीलियम तो गैस है भाई उस बैलून के अंदर, बैलून भी तो एक चीज़ है ना जो उठाएगा वज़न, समझे? दो चीज़ें हुई ना, गैस ही गैस है तो फिर वो बैलून क्या कर रहा है? बैलून के साथ है ना गैस, दो चीज़ों का हो गया। तो अब यहाँ पे एयर के अंदर दो चीज़ आ जाएंगी, हीलियम प्लस बैलून, ठीक है।
अब हीलियम का जो है वो तो हो जाएगा W=mg मास ऑफ हीलियम, और बैलून के अंदर जो है लोड आ जाएगा जिसको उठाना है उसको। ठीक है यहाँ तक? तो ये हो गया मास ऑफ लोड। अब g कॉमन ले लें, मास ऑफ हीलियम हमारे पास नहीं है, तो अब हम मास ऑफ हीलियम को रिप्लेस कर देंगे उसी पीछे वाले फॉर्मूले की तरह, यानी डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये देखें मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आ गया, जी कॉमन आया हुआ है। लोड जो है उसका मास दिया हुआ था इसलिए वो हमने रिप्लेस नहीं किया। इससे अब रास्ता भी खुल गया कि इस सवाल का जो वॉल्यूम वी है वो आ जाएगा। यही सवाल था ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हीलियम नीडेड टू लिफ्ट दैट लोड ऑफ 185 kg। कुछ समझे, ये असल वाला हिस्सा हुआ इसका कि पहले वेट को mg बनाएं और फिर m को किस तरह ρv बनाएं हीलियम वाले पार्ट में, ताकि उसके वॉल्यूम एक्सपोज हो जाए और मास हिडन हो जाए। अब पुट एंड गेट हो गया। इधर एयर की डेंसिटी रखे हैं, g की वैल्यू, अच्छा g कैंसिल हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है, g से g मल्टीप्लाई कैंसिल, डिवाइड करके लेके कैंसिल करें, ऐसी आपकी मर्ज़ी। हीलियम की डेंसिटी पुट करें 185 अपनी जगह, v वाले को एक तरफ करें, बगैर v वाले को एक तरफ करें, ये लेफ्ट पे जाके माइनस करें, डिवाइड करें, तो मीटर क्यूब इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम 3 डायमेंशनल। तो हीलियम का इतना वॉल्यूम चाहिए उसको उठाने के लिए, यानी बहुत बड़ा बैलून है, 166 क्यूबिक मीटर, बिल्कुल 4-5 लोग उसके अंदर जो है समा सकते हैं, इतना बड़ा बैलून है वो। आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्रीज़ में जो हॉट गैसेस बैलून होते हैं वो है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी काइंडली बुक से ना देखें, बुक वाले ने थोड़ा जादू किया हुआ है। ये 2 न्यूमेरिकल चैप्टर 6 के जो है ना क्रक्स हैं, ये मैंने आपको इसलिए समझा दिए बड़े तरीके से। अच्छा जी, इस तरह के तकरीबन 3 सवाल एक्सरसाइज में भी, अगर आप चाहें तो आप जा भी सकते हैं, लेकिन मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके जाइएगा ताकि मैं आपसे राब्ते में रहूँ, आप मुझसे राब्ते में रहें। पेज नंबर 132 पे आज के चैप्टर 6 की आखिरी एग्जाम्पल आ गई। एक पाइन वुड है, लकड़ी का शैतीर है, जिसका जो है वो इस तरह का उसने बनाया है टुकड़ा जो तैर रहा है पानी में। 4.5 मीटर अ साइड ये होता है कि इधर से भी 4.5 हो, इधर से भी 4.5 हो। साइड का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से, यानी चौड़ाई उसकी है, लंबाई चौड़ाई, और थिकनेस उसकी आ गई है, थिकनेस अलग है ये, यानी ये और ये डायमेंशन उसकी बराबर है, ठीक है, लेकिन जो उसकी थिकनेस, लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, थिकनेस जो आ रही है उसकी यानी चौड़ाई मोटाई, वो जो है ना 0.35 है। अब बच्चे को यही समझाना था मुझे कि 4.5 2 दफ़ा लिखा जाएगा कि लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, क्योंकि साइड एक साइड दूसरी साइड। आगे कह रहा है कि बताएं कि वो फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, या अंदर है कि बाहर है पानी के। और अगर ऐसा है कि आप जवाब दे दें पहले पार्ट का कि फ्लोट करेगा, तो बताएं कितना उसका पानी में हिस्सा डूबा हुआ है, यानी कि पानी अगर यहाँ चल रहा है ये, तो इसका कितना हिस्सा पानी के नीचे है और कितना हिस्सा पानी के ऊपर है। मज़ेदार सवाल है, ट्रिकी भी है, मुश्किल भी है, कोशिश कीजिएगा, मैं समझाऊंगा। लेंथ की और ब्रेड्थ की साइड दी हुई, तो L और B दोनों हो गया 4.5, थिकनेस को T से जाहिर कर दिया, वो हो गया सही है। पाइन की डेंसिटी ये गिवन है। अच्छा, पाइन की आप याद ना करें, लेकिन एयर की हर वक्त याद रखें 1000, हीलियम की गिवन ना करें, इन्विजिलेटर को बुला के मांगिएगा, पाइन की ना दे, गिवन करेगा वो, आप मांगेंगे, सही है। ये याद हो आपको, ये आपको याद नहीं करनी है, ये आप लोग याद कर लें मुश्किल वक्त के लिए, ये आपको गिवन करेगा लाजमन। अब वो कह रहे हैं कि राफ्ट जो है, यानी वो पथरा जो है वो तैरेगा, यानी जिसको शैतीर कह रहा हूँ मैं, राफ्ट, और कितना वाटर के नीचे है, तो उसकी वो हाइट हो गई, यानी पानी से कितना नीचे, एच बोलते हैं उसको, हाइट। वेट क्या होता है भाई, W=mg, m क्या होता है, ρv, पीछे का सवाल देख लीजिएगा, ρv हो गया। v क्या है भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, v होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ऐसे ही होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अब हाइट की जगह यहाँ पे थिकनेस है, सही है, थिक बोला था इसलिए मैं T ले लिया, वरना यहाँ पे H ले लेंगे तो नो टेंशन। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस, T छोटा सा लिखा है, आप सामने लिखिएगा। अब वैल्यू पुट कर दें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी साइड बाई थिकनेस, G 9.8 रखा है, पूरे पे कैलकुलेटर चलाया तो ये आ गया आपका। अब ये तो हमने वेट निकाल लिया, वेट थोड़ी मालूम करने कह रहा था, वो कह रहा था कि भाई बताओगे राफ्ट जो है वो तैरेगा कि नहीं तैरेगा।
अब ये रास्ता बनेगा वेट से, क्योंकि हमने क्या पीछे पढ़ा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कि ये बैलेंस होगी तो वो होगा फ्लोटिंग। अब इसको आप थ्रस्ट निकालेंगे, बाउंसी या थ्रस्ट, बी फॉर बाउंसी, थ्रस्ट, रॉ वी जी, ठीक है। उसी तरह जो अभी पीछे बताया था, बार बार बताऊँ नहीं बताऊँ ना, F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, और एम की जगह रॉ वी, रॉ की वैल्यू वाटर की रखी, वी की जगह हमने दोबारा चाहें तो यहाँ से पुट कर दें, वरना ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं एक साथ, यानी तीनों यहाँ पे गौर से देखें इतना ही है ना, वही सेम। आप टाइम सेव करना चाहें तो ये जवाब जो आ रहा हो यहाँ पे रख दें इतनी जगह पे, सबको मल्टीप्लाई किया। देखें अब इसको कंपेयर करें, गड़बड़ आ गई, क्योंकि पाइन जो है उसकी डेंसिटी कम ज़्यादा होने की वजह से क्या आया, हमारा जो वाटर का जो थ्रस्ट आ रहा है वो कितना है, क्योंकि वाटर के थ्रस्ट के लिए वाटर की डेंसिटी और राफ्ट के जो है लिए राफ्ट की डेंसिटी। मिक्स फ्रूट नहीं कर दीजिएगा कि राफ्ट के वक्त में वाटर रख दिया, वाटर के वक्त में राफ्ट, दोनों रख दिया, सही है। अब कंपेयर करिए तो बहुत फ़र्क आ रहा है, इसका अंदर पार्शली फ्लोट करेगा, पार्शली जो है वो डूबेगा। पूरा फ्लोट उस वक्त करता अगर बिल्कुल इक्वल बराबर आ जाता, 150 का फ़र्क चला जाता, तो हज़ारों का फ़र्क आएगा, 69,000 38,000। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि बाउंसी चूँकि बहुत ज़्यादा आ रही है तो राफ्ट विद ओनली पार्शली फ्लोट, यानी सबमर्ज होगा पार्शली, और कितना होगा h। अब वो h अब निकालना, क्योंकि देखो उसने कहा इफ़, अगर, क्योंकि पूरा अगर फ्लोट कर रहा होता तो h 0 हो जाता, समझे इस बात को, साइड पे लिख लीजिएगा। अगर ये इक्वल आ जाता 38,000 या नियरली भी होता तो हम कहते हैं कि h 0 यानी इट विल नॉट बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर। लेकिन अब कितना जो है वो डेप्थ में, उसके लिए हम क्या करेंगे, v की जगह रखेंगे अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आ गया। बाउंसी की जगह रखें बाउंसी, वेट की जगह रखें वाटर का, क्योंकि बाउंसी वाटर की होती है ना भाई, पानी उछालेगा ना, पानी तो ऊपर है, पानी थ्रस्ट देगा, पानी बाउंसी देगा, तो पानी की आप डेंसिटी रखेंगे। अब इसमें v की जगह वाटर की डेंसिटी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब जितना पानी के ऊपर यूँ राफ्ट है, ये देखें, तो इसकी ये वाला हिस्सा तो पानी पे उतना ही जाएगा जितना उसकी लेंथ ब्रेड्थ है, लेकिन ये जो है ये कितना नीचे और कितना ऊपर है, उसके लिए h आएगा, वो ये t नहीं आएगा। यानी इस 0.35 तो टोटल उसकी थिकनेस थी, यूँ समझिए, उसमें से कितना नीचे कितना ऊपर है वो अब बताना है। तो अब ये h अननोन हो गया, ये h अननोन हो गया, सही है। अब इसको h रखेंगे v के साथ, वरना एक बच्चा पुटी कर देगा, पहले से तुम्हें पता था कि वो तो पूरा डूब जाएगा अगर 0.35 है, अगर 0.35 है वो डूब जाएगा, समझे, और पूरा ही ऊपर है तो h 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे h बीच का कुछ आएगा ना, 0.35 आएगा ना 0 आएगा। अब देखें वैल्यू रखी है आपने बाउंसी की, बाउंसी वाली रखिएगा, क्योंकि सॉरी राफ्ट की वेट वाली, क्योंकि वेट उसको सपोर्ट करेगा ना बाउंसी को। तो अब यहाँ पे वेट रखा आपने, जो 38269 निकाला था वो, और राइट पे जो है वाटर की जो है बाउंसी रखी पूरी, उसमें h को अननोन रखा, मल्टीप्लाई करें तीनों को, 9.8 को 4.5 198 पॉइंट लिखा है, मल्टीप्लाई के बाद ये इसको ले आके डिवाइड में ले जाएं दोनों को, इसका मतलब 0.192 तकरीबन, यानी तकरीबन आधा डूबा हुआ है और आधा ऊपर है, क्योंकि 0.35 का आधा 17 के करीब होता है। तो ये थोड़े हेक्टिक न्यूमेरिकल थे आखिरी चैप्टर 6 के, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अच्छा व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया, जल्दी लेने भाई। जो नए स्टूडेंट हैं जो मेरे पास अब आ गए हैं ईद के छुट्टियों के बाद, वो JJC पे राब्ता में रहें ताकि उनको सारी अपडेट न्यूज़ मिलती रहें। 0332 257 1666 इस पे अपने जो है क्वेरीज सब कुछ ड्रॉप करें ताकि आपको मालूमात भरपूर मिलती रहें। अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके अपने वालिदैन का। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।